अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो लेके जिसमें हमने डिस्कस करनी है अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने कुछ वीडियोस में देखा था कि अगर दो बैक्टीरिया हैं और एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो इसके हमने कहा था कि 3 जो है इसके वेज हो सकते हैं टू ट्रांसफ़र डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल इनटू द अदर। पहला हमने कंजुगेशन पढ़ा था जिसमें हमने अलग वीडियो में पूरी कंजुगेशन डिस्कस की थी। दूसरा हमने ट्रांसडक्शन पढ़ा था जिसमें लाइसोजेनिक और लाइटिक फेस के ज़रिए से डीएनए जो था वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा था यूजिंग द वेक्टर एज अ वायरस, जिसमें हमने बैक्टीरियोफेज यूज़ किया था। और जो इसका तीसरा प्रोसेस है टू ट्रांसफ़र बैक्टीरिया वो था ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि हमारा जो डीएनए होता है वो डोनर से रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र होता है। तो एक हमारी होती है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कुछ बैक्टीरिया नेचुरली ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं, यानी उन्हें किसी भी किस्म के किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, यानी उन्हें पीछे से धक्का नहीं लगाना पड़ता ट्रांसफ़र करने के लिए, बल्कि वो नेचुरली ही उनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना डीएनए एनवायरनमेंट से जो है वो टेकअप कर लेते हैं। द स्टेट ऑफ द बैक्टीरिया इन विच दे कैन टेक अप डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड नेचुरली ट्रांसफॉर्मेबल और नेचुरली कम्पिटेंट बैक्टीरिया, यानी वो नेचुरली एनवायरनमेंट से जो है वो किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट के बगैर डीएनए जो है वो टेकअप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें एक टर्म का पता होना चाहिए विच इज़ कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस भी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की ही एक जो है टर्म है, और इसको भी हम इसी तरह कहते हैं कि दिस रेफर्स टू द स्टेट इन विच सम बैक्टीरिया कैन एंटर इन विच दे कैन टेक अप नेकेड डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी बैक्टीरिया किसी ऐसी कंडीशन में चले जाए जिनमें वो अपने एनवायरनमेंट से नेकेड डीएनए टेकअप कर सकें, यानी अपने सेल के अंदर बाहर से डीएनए ले सकें। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस के लिए हमारे पास जो होते हैं पहले हम इसके 4 स्टेप्स जनरल डिस्कस कर लेते हैं, वेरी वेरी जनरल टॉकिंग। तो जो पहला स्टेप होता है उसमें ये होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो भी एनवायरनमेंट में है वो हमारे बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। नंबर 2 पे वो सेल के अंदर जो है वो ट्रांसलोकेट होगा। नंबर 3 पे उसका एक स्ट्रैंड जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड रह गया। नंबर 4 पे वो जो है मेम्ब्रेन से गुजर के अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो इंटीग्रेट होगा। और नंबर 5 पे जो हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी क्रोमोसोम है और जो बाहर से क्रोमोसोम आया है वो सेल वाले क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी एक सेल है उसके अंदर ऑलरेडी एक क्रोमोसोम है, तो जो बाहर से आया है वो सिंगल स्ट्रैंड में चेंज होने के बाद उस क्रोमोसोम के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमारा हेट्रोडुप्लेक्स फॉर्म होगा। इसे हेट्रोडुप्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक सेल का अपना डीएनए और एक जो है वो फॉरेन डीएनए जो है वो इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस की रेगुलेशन हमारी इन सारे जो है वो जीन्स की मदद से होती है, कॉम ए, कॉम के, कॉम ई, एफ एंड जी। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट 2 हैं कॉम ए एंड कॉम के, ये दोनों रेगुलेटरी जो है वो जीन्स हैं। ठीक है, ये रेगुलेशन करेंगी हमारी कॉम्पिटेंस की, दे विल हेल्प इन द रेगुलेशन टू टेक अप डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और कॉम ई, एफ और जी हैं वो जो है रोल प्ले करेंगी टू टेक डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और किस तरह से रोल प्ले करेंगी कि कॉम ई जो है वो इट विल हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू द मेम्ब्रेन। ठीक है, और कॉम एफ जो है इट विल हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन, यानी ये हेल्प करेगी कि डीएनए जो है वो पास करे मेम्ब्रेन से। और कॉम जी जो है वो हमें ऐसे चैनल्स और ऐसे पोर्स देगी जिसकी मदद से हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए सेल के अंदर आ जाएगा। और ये जो नीचे मैंने पिल ई और पिल क्यू यानी सिक्रेटिन प्रोटीन लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये मतलब हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें हमें पता है एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है। तो जो पिल क्यू सिक्रेटिन है वो डीएनए को मदद करेगी कि वो आउटर लेयर से पास करे, और पिल ई है वो मदद करेगी कि जो उसकी ओरिजिनल पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है उसमें से पास करे। तो अब हम इसके डायग्राम्स देखते हैं जिससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा इन सारी चीज़ के फंक्शंस। ये लें जी, तो ये हमारी ये जो डायग्राम है जिसमें ये हमारे 4 बैक्टीरियल सेल बने हुए हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा मतलब एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर है, इसमें कोई एक्स्ट्रा आउटर लेयर नहीं है। इसका मतलब है ये ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव है। तो होता ये है कि अब ये डीएनए आ रहा है डबल स्ट्रैंडेड है। सबसे पहले कॉम ई ए ने इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमारे सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच करा दिया। ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल इसके साथ अटैच हुआ कॉम ई ए की मदद से। ठीक है, फिर कॉम जी ने हमें ऐसे जो थे पोर या चैनल फ्राहम किए जिसकी मदद से वो जो है यहाँ से पास कर सके, और कॉम एफ ने जो है उसे पास ट्रांसलोकेट होने में मदद की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह सबसे पहले तो ये अटैच हुआ। ठीक है, फिर अटैच होने के बाद जब ये कॉम जी ने इसे चैनल दिए और कॉम एफ की मदद से अब ये मेम्ब्रेन से पास करेगा, पहले सेल वॉल से पास करेगा, और जब ये मेम्ब्रेन तक पहुँचेगा ना तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट है जो कि इस डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर देगा।
यहाँ पे एक बहुत अहम बात हमने याद रखनी है कि जब भी किसी एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए में ने किसी सेल के अंदर आना होता है तो उसको सिंगल स्ट्रैंडेड ही होना चाहिए, वरना वो एंटर नहीं हो सकता। ये एक शर्त है कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट एन एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए कैन एंटर अ सेल, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज इट मस्ट बी सिंगल स्ट्रैंडेड। तो होता है इस तरह कि कॉम ईए ने उसे सेल वॉल के साथ अटैच कराया, कॉम जी ने डिफरेंट पोर्ट एंड चैनल्स फ्राहम किए, और जब एंटर हो रहा था तो मेम्ब्रेन में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसने उसे जो था वो सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया, और कॉम एफ जीन की मदद से वो जो था सेल के अंदर ट्रांसलोकेट कर गया। नंबर 2 पे हमारी जो है वो ग्राम नेगेटिव वाली डायग्राम दी हुई है। इसमें आप देख रहे हैं ये है हमारी एक्स्ट्रा आउटर वॉल, इसमें पिल क्यू सिक्रेटिन जो जीन प्रेजेंट है, इट हेल्प्स फॉर द पासिंग ऑफ द डीएनए फ्रॉम दिस आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर जब वो यहाँ से पास कर जाएगी तो अब हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वाला ये तो पिल ई जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो हेल्प करेगी कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन से पास कर जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो है अटैचमेंट के लिए भी हमारा कॉम ए, यहाँ पे कॉम ई ए है और यहाँ पे कॉम ए है, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पे सेम एज प्रीवियस न्यूक्लियस अटैच है जो इसे सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस इसे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरह हमने देखा कि किस तरह दो डिफरेंट जो थी वो मैकेनिज़म्स नहीं, मतलब मैकेनिज़म्स तो सेम ही थे लेकिन डिफरेंट जीन्स जो थी वो यूज़ हुई, और इस तरह हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से हमारे साइटोप्लाज्मिक सेक्शन में एंटर हो गया। ये तो हमने कंडीशंस पे लिखी हुई हैं जो सेल के अंदर आने के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 के इसे सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, और नंबर 2 के इसे सर्कुलराइज होना चाहिए। So we must remember the role of COM E, F and G in the translocation in case of gram-positive bacteria, and the role of PIL-Q, secretin and PIL-E gene for the transfer of the DNA in gram-negative bacteria. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमारा एक और भी मैकेनिज़्म होता है। ये वाला मैकेनिज़्म जो है पिल ई और पिल क्यू, ये तो मतलब ग्राम पॉजिटिव से मिलता जुलता ही है, इसमें सेम जो मैकेनिज़्म सेम है लेकिन ये जीन्स और प्रोटीन्स डिफरेंट यूज़ हो रही हैं। ग्राम पॉजिटिव में ई एफ जी और ग्राम नेगेटिव में ई एंड क्यू यूज़ हो रहा है। लेकिन अब ग्राम नेगेटिव में हमारा एक और मैकेनिज़्म होता है जिसमें यूज़ होती हैं टाइप 2 और टाइप 4 प्रोटीन्स। जो टाइप 2 वाला मैकेनिज़्म है वो हमारा जो बैक्टीरिया यूज़ करता है उसका नाम है नीसेरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जो टाइप 4 मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है इट इज़ यूज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पायरोली, एंड इट इज़ द कॉज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस। तो इस तरह से हमें डिफरेंट मैकेनिज्म क्लियर हुए कि किस तरह कॉम ई एफ और जी जीन्स ग्राम पॉजिटिव में हेल्प ऑफ कर रही हैं फॉर कम्पिटेंस, और पिल ई और पिल क्यू जो है प्रोटीन वो ग्राम नेगेटिव में हेल्प कर रही हैं। और ग्राम नेगेटिव में एक और मैकेनिज्म है दैट इज टाइप 2 सिक्रेटिन कॉम्पिटेंस पाथवे, एंड टाइप 4, एंड टाइप 2 इज़ यूज्ड बाय नीसेरिया, एंड टाइप 4 इज़ यूज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पायरोली, एंड ऑल्सो हेलिकोबैक्टर पायरोली इज़ द कॉज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमें पॉइंट लिखा हुआ है वो है कि रेगुलेशन, कि किस तरह से जो कॉम्पिटेंस है वो रेगुलेटेड किस तरह से, यानी वो मेंटेन किस तरह से होती है। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, मतलब यहाँ पे हम रेगुलेशन स्टडी करेंगे इन बैसिलस सब्टिलस, और बैसिलस सब्टिलस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये पैथोजेनिक है, यानी इट इज़ अ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। तो अब हम देखते हैं कि बैसिलस सब्टिलस में कैसे रेगुलेशन जो है वो मेंटेन होती है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1 कॉम पी जीन है, इट इज़ अ सेंसर प्रोटीन, और कॉम ए है, इट इज़ अ रेगुलेटरी प्रोटीन। तो अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि किस तरह से इन दोनों को यूज़ करके हमारी जो कॉम्पिटेंस है वो कैसे रेगुलेट होते हैं। तो ये वाली डायग्राम हमने डिस्कस करनी है। तो इधर रेगुलेशन ऑफ कॉम्पिटेंस इन बैसिलस सब्टिलस से 2 वेज से होती है। एक वे होता है डायरेक्ट वे और एक वे होता है इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे में हमने इस तरह से देखना है कि जब भी सेल में बैक्टीरियल सेल्स की डेंसिटी यानी बहुत ज़्यादा हाई होगी, यानी बैक्टीरियल सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंस फेरोमोन्स, ठीक है। वो कैसे रिलीज़ होते हैं ये देखें। सबसे पहले हमारे पास कॉम एक्स जीन होगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉम क्यू, एंड दिस कॉम क्यू विल रिलीज द कॉम एक्स फेरोमोन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले कॉम एक्स होगा, ये सेल के अंदर कॉम क्यू में कन्वर्ट होगा, और कॉम क्यू जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में कॉम एक्स फेरोमोन्स रिलीज़ करेगा। और कॉम एक्स फेरोमोन्स हमारी इस बात की निशानी होंगे कि सेल के आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल सेल बहुत ज़्यादा आई हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला केमिकल बहुत ज़्यादा है। तो दिस केमिकल विल कॉज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ कॉम पी, यानी जो फर्स्ट प्रोटीन है सेंसर प्रोटीन है। तो यानी जो सेल के अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, ये हमें इसका अंदाज़ा कौन लगेगा,
लगाएगा कॉम पी, और जब कॉम पी इस बात को सेंस करेगा कि बैक्टीरिया सेल बहुत ज़्यादा हैं तो ये अपने आप को फॉस्फोरिलेट कर लेगा। जब एक बार कॉम पी फॉस्फोरिलेट हो गया तो सेकंड स्टेप पे कॉम पी जो है वो अपना फॉस्फाइड ग्रुप जो है वो कॉम ए पे ट्रांसफ़र कर देगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि कोई भी प्रोटीन एक्टिव तब होती है जब वो फॉस्फोरिलेट हो। अगर ये देखिए आप कॉम पी है, अभी एक्टिव नहीं है, अभी ये कुछ नहीं कर सकती, ये जब फॉस्फोरिलेट होगी तो फिर वी विल से दैट द प्रोटीन इज़ एक्टिव, ठीक है, इट इज़ रेडी टू परफॉर्म। तो इस तरह से जब कॉम पी जो है वो एक्टिव हुई है, इसका मतलब है कि वो फॉस्फोरिलेटेड है। तो एक बार ये फॉस्फोरिलेटेड होगी तो ये इसने सेंस तो कर लिया कि जो है कॉम्पिटेंस फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो अब ये अपना फॉस्फेट ग्रुप रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि कॉम ए है उसको ट्रांसफ़र कर देगी, और जब कॉम ए फॉस्फोरिलेट होगा तो ऑब्वियसली वो भी एक्टिव हो गया, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई प्रोटीन फॉस्फोरिलेट होती है तो वो एक्टिव हो जाती है। अब जब कॉम ए हमें पता है रेगुलेटरी प्रोटीन है तो वो बाकी सारी जो भी प्रोटीन कॉम्पिटेंस के लिए रिक्वायर्ड है उनको एक्टिव कर देगा। कॉम ए जब फॉस्फोरिलेट हो गया तो उसने एसआरएफ ए को भी एक्टिव कर दिया, कॉम के को भी एक्टिव कर दिया, जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे कि कॉम के जो है वो एक रेगुलेटरी जीन है ए और के, ठीक है। और ये जो कॉम के है वो सारी जो कॉम्पिटेंस जीन है हमारी ई एफ और जी जैसे हम पीछे बढ़ के आए उनको एक्टिव कर देगा। और इस तरह हमारा जो भी डीएनए स्टैंड है एक्स्ट्रा सेलुलर स्टैंड वो हमारा सेल विल टेक अप द एक्स्ट्रा सेलुलर स्टैंड, ठीक है। तो हम इसको एक रिव्यू लेते हैं कि हमारे सेल के अंदर डेंसिटी जब बहुत ज़्यादा हाई हुई तो कॉम एक्स और क्यू से गुजर के उसने एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में कॉम एक्स फिरोमोन केमिकल रिलीज़ किए। कॉम एक्स फिरोमोन केमिकल को हमारे कॉम पी ने सेंस किया और उसने अपने आप को फॉस्फोरिलेट कर लिया। जब वो एक्टिव हो गया तो उसने अपने फॉस्फेट ग्रुप को कॉम ए को ट्रांसफ़र कर दिया। कॉम ए जब फॉस्फोरिलेट हुआ तो वो भी एक्टिव हो गया, उसने बाकी सारी जो भी कॉम्पिटेंस की रेगुलेटरी जीन्स थी उनको एक्टिव कर दिया, ठीक है। अब नंबर 2 हमारा एक है इंटरैक्ट स्टेप। उसमें हमारा ऐसा होता है कि हमारे सेल के अंदर एक फर्सी जीन प्रेजेंट होती है और वो हमारी एक कॉम्पिटेंस स्टिमुलेटिंग फैक्टर को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में रिलीज़ करती है। फर्सी जीन है जो कि कॉम्पिटेंस स्टिमुलेटिंग फैक्टर को हमारे सेल आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में रिलीज़ करती है। और ये जो है कॉम्पिटेंस स्टिमुलेटिंग फैक्टर ये स्पूक के परमियर से गुजर के सेल के अंदर आता है और ये डायरेक्टली जो है वो कॉम ए को फॉस्फोरिलेट कर देता है और फिर हमारी जो सारी जीन्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। तो इसको इंडायरेक्ट प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि इसमें तो कॉम पी जो है वो डायरेक्टली जो है वो एक्टिवेट कर रहा है कॉम ए को, जबकि इसमें जो है वो इनडायरेक्टली पहले फर्स्ट सी से स्टिमुलेटिंग फैक्टर आएगा, वो स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है वो फिर सेल के अंदर जाएगा स्पूक ए से गुजर के और फिर हमारा कॉम ए जो है वो एक्टिव होगा। तो इस तरह से ये 2 हमारी थी वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें कि हमारा कॉम्पिटेंस जो है वो इन 2 तरीक़ों से रेगुलेट हो सकती है। पहला तरीके में हमारे फेरोमोन्स और कॉम पी इन्वॉल्व है और दूसरे तरीके में हमारी फर्स्ट सी और कॉम्पिटेंस स्टिमुलेटिंग फैक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि कैसे कॉम पी और ए जो है वो रेगुलेशन ऑफ कॉम्पिटेंस में किस तरह से इन्वॉल्व हैं, कॉम पी और ए और दूसरी तरफ फर्स्ट सी और कॉम्पिटेंस स्टिमुलेटिंग फैक्टर और स्पूक के। अच्छा, ये जो स्पूक के परमिएज ये एक चैनल है जहाँ से हमारा CSF अंदर आ रहा है। इसे ज़ीरो इसलिए कहते हैं कि ये मतलब इट हैज़ इट्स रोल इन द स्पोरिलेशन, यानी SPO 0 के है ये असल में। इसे ज़ीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्पोरिलेशन में भी रोल होता है, ठीक है। और इसे के इसलिए कहते हैं कि ये 11 जीरो यानी ABC में जो के है ना वो 11th नंबर पे आती है। तो क्योंकि ये 11th लेटर है अल्फ़ाबेट में और ये जो है वो 11th जीन है जो कि हमारी स्पोरिलेशन में हेल्प करती है, इसलिए इसे 0K कहते हैं, ठीक है। 11th जीन दैट हेल्प इन द स्पोरिलेशन और इसलिए इसे स्पूक 0K कहते हैं। तो अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी और स्पेसिफिसिटी भी पता होनी चाहिए। स्पेसिफिसिटी ये होती है कि कोई भी सेल है वो उसी अपनी ही वाली स्पीशी का डीएनए ले सकते हैं, यानी ये नहीं है कि जी बैसिलस सुब्टिलस है तो वो निसीरिया का डीएनए अपने अंदर ले ले, ऐसा नहीं होता। कुछ डीएनए जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो बहुत ही स्पेसिफिक जो होती हैं जीन्स के जो है वो अपना डीएनए अंदर ले सकती हैं और ज़्यादा मतलब सिर्फ अपनी स्पीशी का डीएनए ले सकती हैं। यानी जो बैसिलस सुब्टिलस है वो बैसिलस सुब्टिलस का डीएनए ही अपटेक कर सकता है, वो बाकियों का नहीं कर पाता। इस केस में यहाँ हमारी बुक में 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज़ द कॉज ऑफ स्पाइनल मेनिंजाइटिस और निसीरिया ग्नोरहाई। तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं जो दिए हुए हैं कि ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं वो इन्हीं सीक्वेंस वाले डीएनए को अपटेक कर सकते हैं और किसी को नहीं। इसी तरह हमें एफिशिएंसी का भी पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी का मतलब होता है वो कितने अच्छे तरीके से जो है वो डीएनए अपने अंदर ले रहा है। तो एफिशिएंसी के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसमें हमने जो डीएनए स्ट्रैंड थे उनको सेल के अंदर ट्रांसलोकेट किया गया, फिर उनको डीएनए से जो है वो
ट्रीट किया गया, उसके बाद उन्हें जो है एक फ़िल्टर काउंट पे जो है वो देखा गया। तो यहाँ पे हमने इसकी टोटल ये लेबल डीएनए जो इसके साथ साइन बना हुआ है ना, ये शो कर रहा है कि दे आर लेबल्ड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक फ्लोरेसेंस शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेबल डीएनए थे, जब वो सेल के अंदर गए उनको हमने डीएनए से ट्रीट किया। तो जो भी अंदर नहीं गए थे, मतलब डीएनए की वजह से कुछ हमारा डीएनए पार्ट जो है वो डिग्रेड हो गया। यहाँ हमने टोटल रेडियो एक्टिविटी भी मेजर की हुई है। फिर हमारा डीएनए वाज ट्रांसलोकेटेड इनटू द सेल, देन इट वाज ट्रीटेड विद डीएनएस एंड देन अगेन वी मेजर द रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ हमारी टोटल रेडियो एक्टिविटी होगी और यहाँ डीएनए से ट्रीटमेंट के बाद रेडियो एक्टिविटी होगी। तो इसकी जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो वी विल गेट द एफिशिएंसी ऑफ द अपटेक, यानी कि टोटल रेडियो एक्टिविटी इधर कितनी है और इधर कितनी है। इस तरह हमें पता लग जाएगा कि टोटल में से कितना हिस्सा जो है वो अपटेक किया गया है, ठीक है। कलेक्ट ऑन द फिल्टर एंड काउंट डिग्रेडेड डीएनए विल पास थ्रू दी फिल्टर, ठीक है। इसे एक फिल्टर पे रखेंगे तो जो डीएनएस की वजह से डिग्रेड हो गया, डीएनएस जो है वो एक डिग्रेडिंग एंजाइम है, ये डीएनए को डिग्रेड कर देता है। तो जब हम डीएनए से ट्रीटमेंट के बाद इसे फिल्टर पे रखेंगे ना, तो जो डीएनए डिग्रेड हो गया वो फिल्टर से पास कर जाएगा, जो बाकी बचा है वो फिल्टर के ऊपर रह जाएगा। तो उसका हम जो है वो रेडियो एक्टिविटी जो है वो अमाउंट निकालेंगे और फिर हम दोनों को टोटल और यहाँ वाले को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि डीएनए कितनी एफिशिएंसी से जो है वो अंदर लिया गया है। तो जी आखिर में हमें ट्रांसलोकेशन का रोल पता होना चाहिए कि जनरल्स का क्या रोल है। तो पहला रोल इसका न्यूट्रिशन में होता है। न्यूट्रिशन में इस तरह से होता है कि हमें पता है कि जब सेल के अंदर हमने कहा ना कि रेगुलेशन उसकी कॉम्प पी के ज़रिए होती थी। कॉम्प पी जो थी वो एक सेंसिटिव प्रोटीन थी और वो ये सेंस कर रही थी कि सेल में कब जो है वो बैक्टीरियल सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बैक्टीरियल सेल्स जब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो दे विल कम्पीट फॉर द न्यूट्रिएंट्स, यानी वो मुकाबला करेंगे कि वो कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स को कौन सा जो है वो बैक्टीरिया वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो दे विल कम्पीट फॉर द न्यूट्रिएंट्स वंस दे आर इंक्रीज्ड इन कंसनट्रेशन, ठीक है। और फिर दूसरी बात हमने रिपेयर की बता दी कि रिपेयर में ये होता है कि फर्स्ट करें दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से डीएनए में कोई भी डैमेज आ गया, बहुत सारा डैमेज आ गया। तो दूसरे एक साथ एक और बैक्टीरिया है वो डाई कर गया, डाई करने के बाद उसने अपना डीएनए रिलीज़ कर दिया। तो ये वाला जो डीएनए था ना, जो डैमेज था, वो डाई होने वाले बैक्टीरिया का डीएनए यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो रिपेयर में हेल्प कर रही थी। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये दो सेल्स हैं। ये जो सेल है इसमें जो थे वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से थायमिन डाइमर्स बन गए हैं, ठीक है। और एक ये सेल है, इसमें भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से थायमिन डाइमर्स बन गया। अब ये सारा डीएनए तो नहीं ख़राब हुआ ना, इसका बस ये वाला पोर्शन डैमेज है, इसका ये वाला पोर्शन। अब क्या हुआ, अब ये डैमेज है, ये डैमेज है। अब फ़र्ज़ करें ये वाला जो है वो डाई कर गया, कोई भी बैक्टीरिया जो है वो डाई कर गया। अब उसने डाई किया तो उसने अपना सारा जो था वो डीएनए जो था वो रिलीज़ कर दिया, डैमेज भी रिलीज़ कर दिया, हेल्दी भी रिलीज़ कर दिया। तो अब जो भी डाई नहीं किया उसके अंदर डैमेज है, तो पॉसिबल है कि जो डाई होने वाले बैक्टीरिया ने अपना सारा डीएनए रिलीज़ किया, उसका हेल्दी पार्ट जो है वो इस वाले डैमेज को जो है वो ठीक कर दे। इसका हम ये भी पढ़ लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंड्यूसेस डैमेज टू डीएनए, ये हो गया। सम बैक्टीरिया डाई रिलीजिंग देयर डीएनए, कुछ बैक्टीरिया जो थे वो डैमेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो मर गए, उन्होंने अपना डीएनए रिलीज़ कर दिया। एंड दिस डीएनए कैन बी टेकन अप बाय अदर बैक्टीरिया लाइक दिस एंड रिप्लेस देयर डैमेज डीएनए बाय रिकम्बाइनेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी बैक्टीरिया डाई किया, उन्होंने अपना डीएनए रिलीज़ कर दिया, तो उसमें से जो हेल्दी डीएनए था वो कोई बैक्टीरिया सेल अपने जो है वो जीन को सही करने के लिए यूज़ कर सकता है। और यहाँ हमने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया में जो है वो इस तरह के रिकम्बाइनेशन या इस तरह के रिपेयर के लिए जो जीन यूज़ होती है दैट इज़ REC A। इन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया द स्पेसिफिक जीन यूज फॉर द रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज REC A जीन। और लास्ट में मेरी कम्बाइनेशन बता दिया कि हमें पता है कि जब भी कोई फॉरेन जीन हमारे सेल के अंदर आएगी और उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास न्यू कम्बाइनेशन आएंगे, न्यू जो है वो उसके ट्रेट्स होंगे और इस तरह हमारी जो है वो डाइवर्सिटी, बैक्टीरियल सेल्स की डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह हमने 3 रोज पढ़े ट्रांसफॉर्मेशन के, न्यूट्रिशन, रिपेयर और रिकम्बाइनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डायग्राम है जिसमें बड़ा ही सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये बाहर जो है बहुत सारे जब सेल के बाहर बैक्टीरिया सेल बहुत ज़्यादा हो गई तो उन्होंने जो थे वो कॉम्पिटेंस फैक्टर रिलीज़ किए जिसे हम कॉम्पिटेंस फिरोमोन्स भी कहते हैं। उन फिरोमोन्स को हमारे कॉम्प पी ने जो था वो सेंस किया था, वो फॉस्फोरिलेट हो गया था, उसने कॉम्प ए को सेंस किया था, फिर सारी जो थी हमारी कॉम्पिटेंस की जीन्स एक्टिवेट हो गई थी। फिर यहाँ पे कॉम ई जो है वो अटैचमेंट करा रहे डबल स्ट्रैंड की टू द आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद जो है न्यूक्लियस जिसे सिंगल स्ट्रैंड में
कन्वर्ट करेगा, COMP उसे एक चैनल देगा जिसके बाद वो सिंगल स्ट्रैंड जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये डॉटेड, ये सेल का अपना वाला DNA। अब यहाँ आप हल्की सी लाइन देख रहे हैं, 1 मिनट मैं लगा देती हूँ। ये मतलब आप लोगों को नज़र आ रही होगी, थोड़ी टेढ़ी होगी। ये ब्लू वाला जो है ये आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से आया DNA, और ये डॉटेड जो अंदर है, तो ये क्रॉस बने हुए कि इसके साथ जो है वो अटैच होगा, इसके साथ इंटेग्रेट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह ये एक लाइटर पोर्शन है और ये डार्कर पोर्शन है। तो यानी बैक्टीरिया का जो अपना DNA था उसके अंदर बाहर से आया हुआ DNA जो है वो इंटेग्रेट हो गया। तो इसीलिए हम इसे हेट्रोडुप्लेक्स कह रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम इसे रिकम्बाइनेशन में है, हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का रिकम्बाइनेशन में रोल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से DNA आके इंटेग्रेट हो रहा है, तो वो एक नया कम्बाइनेशन बना रहा है जिसके नए ट्रेड्स होंगे। So guys, today we discussed the transformation. We discussed how the transformation occurs naturally. We discussed how the competence occur in gram positive and negative bacteria. We discussed the role of COM A, K, E, F, G and PIL E and PIL Q secreted in gram negative and positive bacteria. And we discussed the type 2 and type 4 mechanism in gram negative bacteria. We discuss how the competence is regulated in Bacillus subtilis bacteria with the help of COMP P sensor protein and COMP A regulatory protein. Also, we discussed what is the efficiency of transformation and what is the specificity of transformation, and also we discussed the role of transformation in three parts. The first one nutrition, the second one repair, and the third one recombination. So I hope you all understand. Please subscribe my channel, like my video, and share with your friends. Bye bye.